आईपीसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जब भी इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हमने क्राइम की स्टेजेस पढ़ी थी, क्राइम के स्टेजेस के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था इंटेंशन, पढ़ा था ना। इंटेंशन का मतलब होता है आशय, ठीक है। आपको किसी एक्ट को करने का आपका क्या मकसद है, उस काम को करने का, ठीक है, क्या आपके भाव है। उसके बाद में इस इंटेंशन को हमने लिंक किया था किसके साथ में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ में, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किसके साथ में किया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या था कि किसी इलीगल एक्ट को करना, ठीक है, या फिर किसी लीगल एक्ट को इलीगल साधनों के द्वारा करना। इट मीन्स हम वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो इसका एक एक्सेप्शन था। यहाँ पे भी हमारा मीटिंग ऑफ माइंड था, मीटिंग ऑफ माइंड की बात हो रही थी ना यहाँ पे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। उसके बाद में एक आपका आता है कॉमन इंटेंशन। जब भी हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, कॉमन क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, या फिर कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट है ना, जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। कॉमन इंटेंशन में दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक, ठीक है। और ये जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा आपका, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर। अभी अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर्स होने जरूरी हैं, 5। यानी कि जब 5 या 5 से अधिक लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिमिनल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझो, एक आदमी है ए नाम का, ठीक है, और उस पर्सन की डेथ करनी है। तो वहां पे क्या है, सड़क के ऊपर जैसे टोलियां बना के बैठे हुए हैं, किसी ग्रुप में 3 है, कहीं 4 बैठे हैं, कहीं 2 बैठे हैं, ऐसे मतलब जैसे टोलियां होती है ना, ग्रुप्स जो बने होते हैं वो बने हुए हैं। और जैसे ही वो आदमी वहां पे ए नाम का जो पर्सन है वो वहां पे आता है तो सब उसके साथ में उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं। अभी बताओ कि उनका ये कॉमन ऑब्जेक्ट था या नहीं था, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझो, ये तो था आपका कॉमन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। कॉमन इंटेंशन में हमने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक लोग। जब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात करेंगे तो इसको एक एग्जांपल से समझो कि कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिनका सेम इंटेंशन है और उस सेम इंटेंशन में वो लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हर एक पर्सन जो उसके अंदर इंक्लूडेड है वो लायबल होगा उस एक्ट के लिए। एग्जाम्पल की मदद से समझो, 3 लड़के बाइक के ऊपर आते हैं, ठीक है, 3 लड़के बाइक के ऊपर आते हैं और एक ए नाम के पर्सन को उन्हें मारना है। अब वो क्या करता है, उसमें से ए नाम का जो लड़का है ना, वो क्या करता है, उस बी नाम के लड़के को पकड़ लेता है, ठीक है। मारना किसको है, ए नाम के लड़के को, ठीक है। और वो जो बी नाम का जो लड़का है वो ए को पकड़ लेता है, और जो सी और डी है, जो सी और डी नाम के जो लड़के हैं वो उस ए नाम के लड़के के ऊपर क्या फेंक रहे हैं, तेजाब फेंक रहे हैं। तो जब उनका तेजाब फेंकना, तो वो तीनों एक ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। तीनों का सेम इंटेंशन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, इसके अंदर ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर मान लो कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और उस ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में अगर वो कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स उसमें जितने भी मेंबर्स इंक्लूडेड है उनका क्या है, जॉइंट ट्रायल होगा, ठीक है। उनका उसके ऊपर मतलब जो लाइबिलिटी आएगी वो सभी के ऊपर आएगी, उसमें से एक ये नहीं बच सकता। से और समझो, एक चोर है, ठीक है, चोरी करने के लिए अपने साथी को साथ में लेके जाता है। अभी वो जो दूसरा लड़का जिसको साथ में लेके गया उसको चोर ये कहता है कि ना तू नजर रखना कि कहीं पे कोई आ तो नहीं रहा है,
और वो नजर रखता है और वो अंदर से चोरी करके आता है। अब ये बताओ कि जो नजर रखने वाला था वो उसमें लाइबल है कि नहीं है, अपराध में लाइबल। तो ये कॉमन इंटेंशन का हो गया। अब समझो, अब आते हैं इसके मेनली प्रोविजंस के ऊपर। जब मेनली प्रोविजंस की बात करेंगे तो कॉमन इंटेंशन के लिए आपको एक सेक्शन आता है, सेक्शन 34। कौन सा सेक्शन आएगा आपका? सेक्शन 34। बीएनएस में कौन से सेक्शन से इंक्लूड किया था हमने इसको? फटाफट बताओ। बीएस 3 का सब सेक्शन 5। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हमने इसके साथ में लिंक किया था। उसके बाद में समझो, ये जो आपकी जॉइंट लाइबिलिटी है ना, जॉइंट लाइबिलिटी आपकी आती है, जॉइंट लाइबिलिटी आपकी किस में आएगी? सेक्शन 149 के अंदर। इसका आपको क्लास के एंड होने के बाद में आपको बताऊंगी कि कौन सा सेक्शन है आपके बीएनएस में, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये जो आपके ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी प्रतिपादित किया गया था कि जब कोई अपराध, जब कोई क्राइम एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो ये पता लगाना कठिन हो जाता है हमारे सामने कि अगर एक क्राइम को करने में किसका कितना पार्टिसिपेशन रहा। यही चीज है कि किस क्राइम को किसने कितना किया। तो ऐसी स्थिति में अपराध में जितने भी लोग छुपे हुए हैं ना, उन सभी के ऊपर लाइबिलिटी जो है वो इम्पोज की जाती है। और ऐसी लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होगी? आपकी जॉइंट लाइबिलिटी होगी। और ये ही आपके जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जॉइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स को बताओ। तो जॉइंट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है ना, वहां पे भी आपको सेक्शन 34 और आपका सेक्शन 149 जो है वो बता के आना है। जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो भी आपको ये लिख के आना है। ये जो प्रिंसिपल है इसके अंदर सेक्शन 34 इट मींस आपका कॉमन इंटेंशन, और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों ही इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड होंगे। अब बात करते हैं कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो कॉमन इंटेंशन के अंदर जो आपका आईपीसी है वो सेक्शन 34 के में एक प्रोविजन करता है कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा सभी के कॉमन इंटेंशन को अगर अग्रसर करने में किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों में से हर एक पर्सन उस एक्ट के लिए लाइबल होगा जैसे वो काम उसने अकेले ही किया हो। क्लियर? समझ आया कि उसमें उसमें जो भी पर्सन इंक्लूडेड है वो हर एक पर्सन उसके लिए लाइबल रहेगा, ठीक है। इट मीन्स जब दो या दो से अधिक मिलके कोई लोग उस क्रिमिनल एक्ट को कर रहे हैं, उस क्रिमिनल एक्ट की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ना, उसको एक मूर्त रूप जो है वो प्रदान करने के लिए अगर कार्य किया जाता है तो वो कार्य कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में जो है किया जाता है। बीएन कांतिया का भी केस था कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलके जॉइंटली रूप से किसी इंटेंशनली कोई एक्ट को करते हैं और उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा कि मान लो वो अकेला करता तब होता, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो इस लाइन को। एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। दूसरा पर्सन क्या है? दिखाई दे रहा है। अभी मान लो वो चारों तरफ देख रहा है और मान लो वो अकेला पर्सन वहां पे चोरी करने के लिए जाता, दूसरा पर्सन जाता ही नहीं, तो वो चोरी का क्राइम तो तब भी होता ना। लेकिन वो उसके साथ में गया है तो जो साथ में गया है वो भी उस काम में उसने अपनी भागीदारी दी कि नहीं दी? पार्टिसिपेशन किया कि नहीं किया? किया, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, कई ऐसे मामले आते हैं जिनके अंदर कॉमन इंटेंशन का पता लगाना हर एक मामले के फैक्ट्स पे और उसके सर्कमस्टांसेस पे लगाया जाता है, ठीक है। कई बारी हर एक मामले का भाई उसके अंदर इंटेंशन था कि नहीं था, ये हर एक मामले के फैक्ट पे बात करेगा। अभी एक बात से समझो, कोई पर्सन है, ठीक है, वो जब वो क्राइम हो रहा था उस जगह वो वहां पे नहीं था। कोई पर्सन है जब वो क्राइम हो रहा था तो वो उस जगह पे नहीं था, मतलब वो उस जगह से बहुत दूर था, तो क्या वो इस बात से कह के बच सकता है क्या कि मैं तो दूर था? हाँ, बिल्कुल नहीं बच सकता, ठीक है। बिल्कुल नहीं बच सकता। उस केस की जो भी फैक्ट्स हैं, उसकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे क्या है अंदाजा लगाया जाएगा। तो अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं कॉमन इंटेंशन की, तो देखो सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या बना रहे हैं?
एक योजना बना रहे हैं, प्लान, प्री अरेंज प्लान है उनका, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि ऐसी योजना को वो जैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, एक्ट जो है वो कर रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? गोडम्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि कॉमन इंटेंशन का पता जो है वो हम डिफरेंट टाइप से जो है लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि जो क्राइम किया था वो किस मोड से किया, ठीक है। जब घटना हुई तो उससे पहले और उसके बाद जो एक्यूज्ड था उसका कंडक्ट कैसा रहा, ठीक है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ में, एक्यूज्ड के साथ में उसके रिलेशन कैसे रहे, ठीक है। उसके पास अगर मान लो कोई हथियार मिला तो वो किस किस्म के थे, उसको कितना नुकसान हुआ, कितनी इंजरी हुई, उसकी नेचर क्या थी। एक एग्जांपल से और समझो, एक लड़का है, ठीक है, आजकल जैसे ये लव रिलेशनशिप वाले केसेस ज्यादा हो रहे हैं ना, तो उसके साथ में उसका एक दोस्त और रह रहा होता है, और वो लड़का जो है वो एक लड़की को ले जाता है अपने साथ में। और आपने एक CDR वर्ड सुना होगा, सुना है कभी CDR? CDR का मतलब होता है कॉल डिटेल्स की रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड निकलवाते हैं ना हम आपस में। अभी वो जो लड़का, उसका रूममेट जो है, उससे पूछा जाता है कि क्या तुझे पता है कि ये दोस्त कहाँ है, हालांकि उसको सब कुछ पता होता है। तो वो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम में रह रहे होते हैं, और उसमें से एक लड़का जो है वो गायब हो जाता है उस लड़की को लेके। लड़की के घर वालों ने क्या करी, MPR दर्ज करवाई, MPR दर्ज करवाई। अभी MPR दर्ज करवाने पे वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं होगी। अभी जैसे ही वो लड़के की CDR निकलवाते हैं, लड़के की कॉल की CDR निकलवाते हैं, तो उसकी सबसे ज्यादा बात जो है वो अपने दोस्त के साथ में हुई, जो उसका रूममेट था ना उसके साथ में हुई। अभी ये बताओ कि दोनों का उसमें कॉमन इंटेंशन था कि नहीं था उस लड़की को भगाने में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर तुम उस जगह पे हो या ना हो, तुमने किस एक्ट से किया, तुम्हारा क्या कंडक्ट रहा, उसके साथ में जो विक्टिम पर्सन है, जो पीड़ित है, उसके साथ में तुम्हारे क्या रिलेशन रहे, ऐसी बातों को क्या है हमें देखना पड़ता है, जिससे हम इजीली कॉमन इंटेंशन के लिए पहुंच जाते हैं कि उसमें कॉमन इंटेंशन रहा कि नहीं रहा। कॉमन इंटेंशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब भी हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एक सेक्शन आता है सेक्शन 149। 149 के अंदर क्या, दो चीजें जरूरी हैं। दो चीजों को देखो कि सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा वो ऑफेंस किया गया। सेकंड क्या है, ऐसा जो अनलॉफुल जो असेंबली का सामान्य मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में, कि उसके अंदर मान लो एग्जाम्पल वही एक्यूज्ड वाला याद कर लेना कि किसी एक पर्सन की डेथ करने के लिए छोटे छोटे वो लोग क्या है झुंड बना के बैठते हैं, वहां पे उस समय वो पर्सन आ जाता है, और वो जो जितने भी एक्यूज्ड पर्सन हैं वो वहां पे इकट्ठे होके और उस पर्सन के ऊपर हमला कर देते हैं, और उस पर्सन की क्या है डेथ हो जाती है। जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो उसकी लाश को घसीट के ले जाते हैं। तो सभी ने एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में काम किया, और वो सारे ही पर्सन जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लाइबल होंगे। विठल भीमाशाह कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस था, इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लेना, पेपर में जब भी आएगा लिख के आ जाना। असेंशियल एलिमेंट वही सारी है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा ऑफेंस किया जाना, और ऐसा ऑफेंस जो है वो असेंबली के जो भी उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि सेक्शन 149 मींस अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर है उसका घटना स्थल पर उपस्थित रहना मात्र सफिशिएंट है, उसके प्रकट कार्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इन फर्दर जहां पे घटना घटित हुई, अगर वहां पे आप अवेलेबल थे तो आप वहां पे अवेलेबल थे, इतना ही सफिशिएंट है। आपने काम करा या नहीं करा डजंट मैटर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस क्या। तो देखिए, कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत कई व्यक्तियों के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन को आगे मतलब अग्रसर करने के लिए एक क्रिमिनल एक्ट जो है वो किया जा रहा है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में वो क्या है, कोई क्रिमिनल एक्ट जो है वो कर रहे हैं।
कॉमन इंटेंशन में मिनिमम कितने पर्सन, 2%। और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना जरूरी, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर, 5। कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज्ड प्लान है या नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन उसमें जिस जगह पे वो मतलब अनलॉफुल असेंबली हुई है वहीं पे जाके वो क्या है इंक्लूड हो जाते हैं। अमजद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस था जिसमें दोनों के बीच में एक अच्छा डिफरेंस जो है वो दिया गया। कॉमन इंटेंशन में किसी भी ऑफेंस को करने में सारे पर्सन जो होंगे उनकी सक्रिय पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी होता है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के अंदर जब भी हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही सफिशिएंट है, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर?